अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एम अहमद नज़ीर चैनल। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 का आज का हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट किया था और सारे के सारे जो स्टेप्स हैं उनके सिर्फ हमने नेम देखे थे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है एट सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल को हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में और हमने उस पर देखा था इंपॉर्टेंट क्या था उसमें बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, टोटल कितने हैं, टोटल 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। उनमें से 16 जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी मास बनाते हैं, इसलिए उन्हें बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और बायो एलिमेंट्स फिर उनकी कैटेगरीज थी दो, कुछ ऐसे थे जो 99% हमारी बॉडी का बनाते हैं और कुछ ऐसे थे जो कि हमारी बॉडी का ओनली 1% बनाते हैं। तो वो सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम देखेंगे नेक्स्ट लेवल जो कि है मॉलिक्यूलर लेवल। मैंने आपको बताया था कि जब एटम्स मिलते हैं तो वो बना देते हैं मॉलिक्यूल्स। बेटा आपको खुद भी पता होना चाहिए। देखिए कि जो एटम्स हैं जैसे कि ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये बायो एलिमेंट्स है ना। तो बायो एलिमेंट्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते। आइसोलेटेड का मतलब है कि अकेले के लिए नहीं रह सकते। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में सिर्फ कार्बन अकेला मौजूद है। ठीक है, एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन, एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन। वैसे भी अगर आपने केमिस्ट्री को डिटेल से पढ़ा है कुछ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो एटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकते। जैसे कि एच है, एच हमेशा इस फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमेशा इस फॉर्म में होता है। यानी कि ये खुद भी अकेले नहीं रह सकते। बेशक ये अपने ही दूसरे एटम के साथ बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं, लेकिन ये एग्जिस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही करते हैं। तो क्या मैं समझा रही हूँ आपको कि जितने भी एटम्स हैं वो इस तरह से आइसोलेटेड फॉर्म में हमारी बॉडी में एग्जिस्ट नहीं करते। ये बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, क्या कहा मैंने, बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, ये बायो एलिमेंट्स डिफरेंट बॉन्डिंग्स करते हैं। और वो डिफरेंट बॉन्डिंग्स कौन कौन सी हैं वो भी मैं बताती हूँ। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आई थिंक चैप्टर नंबर 4 है, मुझे ठीक से याद नहीं अभी। तो डिफरेंट बॉन्डिंग्स करते हैं। वो बॉन्डिंग्स कौन कौन सी होती हैं, वो बॉन्डिंग्स हो सकती हैं आयोनिक बॉन्डिंग कर सकते हैं ये बायो एलिमेंट्स, या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बॉन्डिंग्स होती हैं। ठीक है, तो इन बॉन्डिंग्स के नतीजे में ये क्या करते हैं, ये बना देते हैं एक मॉलिक्यूल। और अब इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बायो मॉलिक्यूल। बायो मॉलिक्यूल क्यों आया, एक तो ये कि बायो एलिमेंट से मिलकर बना, दूसरी बात ये कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर बना है। ठीक है, तो आपको अगर सवाल आता है कि व्हाट इज़ बायोमोलिक्यूल, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रहते, बल्कि ये आयोनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग बना के एग्जिस्ट करते हैं। और बॉन्डिंग के नतीजे में जो नई चीज़ बनती है उसे बायोमोलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, अब बेटे हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा बायोमोलिक्यूल्स मौजूद है, बहुत ज़्यादा। अब उन बायोमोलिक्यूल्स की कैटेगरी है, दो कैटेगरीज है। कुछ को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और कुछ को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। बेटे माइक्रो का जो वर्ड है जब भी आए आपको पता होना चाहिए, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, या लो। और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, या फिर हाई। बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब है माइक्रो का और मैक्रो का, तो माइक्रो मॉलिक्यूल का ये मतलब है द मॉलिक्यूल्स विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट। क्या आएगा बेटे, लो मॉलिक्यूलर वेट, कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उन्हें हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो हाई होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये माइक्रो और मैक्रो के एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो इनके एग्जांपल्स क्या होंगी बेटे, माइक्रो मॉलिक्यूल में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आएंगे जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये एक छोटा मॉलिक्यूल है। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी एक छोटा मॉलिक्यूल है। हम बात कर लेते हैं ग्लूकोज की, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6, तो ये भी एक छोटा मॉलिक्यूल है। तो ये है, इनके मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है। तो उस तरफ हम देखते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट के एग्जांपल्स। तो उनके एग्जांपल्स में क्या देखेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा प्रोटीन्स, ठीक है, फिर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च कह ले हम, फिर आ जाएगा लिपिड्स। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत ही बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और ये इन तरह
ये मतलब कि माइक्रोमोलिक्यूल्स के बहुत ज़्यादा एनॉर्मस माइक्रोमोलिक्यूल्स की कम्बिनेशन से फिर मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। तो जब काफ़ी ज़्यादा माइक्रोमोलिक्यूल से मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं तो ऑब्वियसली कि मैक्रोमोलिक्यूल्स का फिर जो वेट है, मॉलिक्यूलर वेट, वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे सवाल आ सकता है इस टॉपिक में से, आपको शॉर्ट में क्या आ सकता है कि डिफाइन माइक्रोमोलिक्यूल, और दूसरा आपको आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रोमोलिक्यूल। और एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कैसे आ सकता है, आपको ऑप्शंस हो सकती हैं कुछ, और स्टेटमेंट हो सकती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोमोलिक्यूल। उसमें आपको ऑप्शन ए हो वाटर, ऑप्शन बी हो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हो ग्लूकोज, और ऑप्शन डी हो प्रोटीन। तो प्रोटीन माइक्रोमोलिक्यूल नहीं है, तो इस तरह से आप इसको जो है वो क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, करेक्ट ऑप्शन पे इसका निशान लगा देंगे। तो बच्चे इसी तरह से ऑल्टरनेट आ सकता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल। तो मैक्रोमोलिक्यूल की ऑप्शंस हो और उनमें से कोई एक माइक्रो हो, तो आपने याद रखना है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल कौन सी है और मैक्रोमोलिक्यूल्स की एग्जांपल कौन सी है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल में इतना ही। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। बेटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, बायोमॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक वे में अरेंज होते हैं, और अरेंज होने के बाद ये क्या बना देते हैं, ऑर्गेनेलीज बना देते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेलीज, ये जो ऑर्गेनेलीज होती है ना बेटे, इन्हें हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। जैसे हमने एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा था ना, तो इन्हें हम सब सेलुलर पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स कहना ज़्यादा बेहतर होगा यहाँ पे, क्योंकि पार्टिकल्स तो छोटे होते हैं ना, तो ये तो बड़ी चीज़ है। तो ऑर्गेनेली क्या है कि जब बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं एक स्पेसिफिक वे में, एक पर्टिकुलर वे में, तो वो बना देते हैं ऑर्गेनेलीज। और ऑर्गेनेलीज को हम दूसरा नाम क्या देते हैं कि दीज आर ऑल्सो द सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, ठीक है। अब बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती है सेल के अंदर, मैं यहाँ पे कुछ नेम लिख देती हूँ, जैसे कि है गोल्जी ऑपरेटस है। इन सब की डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। उसमें ना सेल्स एंड टिश्यू वाले चैप्टर में आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है सारी की सारी ऑर्गेनेलीज की। गोल्जी अपरेटस होता है बेटे, या फिर हम इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फिर होता है राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो फिर ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलके सेल बनाती हैं। तो आपकी बुक में जो है ना ये भी बताया हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं ये डिफरेंट फंक्शन के लिए परफॉर्म करती हैं। यानी कि जो राइबोसोम है ना, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है। राइबोसोम का क्या फंक्शन है, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। अभी बात देखिए, आप फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये चैप्टर नंबर 4 में जाके भी पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज, सॉरी बेटे मिस्टेक हो गया यहाँ पे, राइबोसोम्स। तो राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं सेल के अंदर। जब भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है तो सेल के अंदर कौन सी ऑर्गेनेली प्रोटीन बनाती है, राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये करता है सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर हम इससे कह सकते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके दो नाम है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपके ऑप्शंस में आ जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन लिखा हो, सेलुलर ना लिखा हो, या फिर आपने सेलुलर पढ़ा है एरोबिक ना लिखा हो, कुछ भी ऐसा हो, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, दोनों का मतलब एक ही है। तो ऑर्गेनेली वाले पॉइंट से आपने ऑर्गेनेली की डेफिनेशन याद करनी है, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 9 के फर्स्ट 3 लाइन्स है, ठीक है, वो पूरा ही लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ ऑर्गेनेलीज के नाम पता होने चाहिए। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है वो राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम लिखा हुआ है, और साथ ही साथ ये बताया हुआ है कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो कौन से स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है और माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करता है। बेटे जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, यहाँ पर मैंने क्या बोला है, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, क्योंकि अगले वाले लेवल में हम देखेंगे कि सेम सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं ना, सिमिलर काइंड ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज, जैसे कि गोल्जी ऑपरेटस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये सारी ऑर्गेनेलीज जब मिलती हैं तो ये मिलके क्या बना देती हैं, ऑर्गेनेलीज मिलती है तो क्या बना देती है, सेल बना देती है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में।
अच्छा, आपकी बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशन है एक सेल की, वो नहीं लिखी हुई। सेल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये हमारी लाइफ का यूनिट है। यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है, फिर से सुने, सेल की डेफिनेशन एग्जैक्ट क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन आपकी बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि हमने कहा कि बायोमोलिक्यूल्स जब मिलते हैं तो ऑर्गेनेलिस बनती है, और ऑर्गेनेलिस का दूसरा नाम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स है ना। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जब सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है असेंबल होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये बना देते हैं सेल। ठीक है, तो ये वाली डेफिनेशन भी ठीक है, लेकिन आप अपने जब भी टेस्ट में आता है या जब भी आप यहाँ आंसर लिखते हो तो और लिख के ये वाली डेफिनेशन भी लिखें, क्योंकि ये वाली डेफिनेशन जो है इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेल की। अच्छा बेटे, इसके बाद जो है ना, इस लेवल से नेक्स्ट हम जाते हैं, क्योंकि वो सेल्स के मिलने से नया लेवल बनना है। उससे पहले आपको दो डेफिनेशंस का पता होने चाहिए। ठीक है बेटे, वो दो डेफिनेशंस कौन सी हैं? वो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। बेसिकली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स किसे कहते हैं? प्रो का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? बिफोर। और कैरियोट्स जो है ये एक वर्ड से निकला है जिसे हम कहते हैं कैरियन। कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। यानी कि प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है कि ये किसी ऐसे सेल की कंडीशन बताई जा रही है जिसके अंदर न्यूक्लियस से पहले वाली कंडीशन है। न्यूक्लियस से पहले वाली कंडीशन का क्या मतलब होगा? कि इसमें न्यूक्लियस नहीं है। बेसिकली प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? ऐसा सेल जिसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ना हो, और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसके सेंटर में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। यू का मतलब होता है ट्रू। और अगेन जो है कैरियोट्स का वर्ड निकला है कैरियन से, विच मीन्स न्यूक्लियस। तो इसका मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद होता है। कैसे? यानी कि सेल है तो सेल के सेंटर में इसका प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद है जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल है, जबकि प्रोकैरियोट में जो है इस तरह से नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है और इनका डिफरेंस है वो हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो अब तक आप सिर्फ यही देखेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव नो न्यूक्लियस या विच डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आपकी बुक में एग्जांपल भी दी हुई है कि प्रोकैरियोट्स के एग्जांपल में उन्होंने लिखा हुआ है प्रोटिस्ट। ठीक है, और प्रोटिस्ट, और जबकि जो दूसरा है कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं, ठीक है, बहुत सारे या सारे के सारे प्रोटिस्ट ऐसे नहीं है। जबकि जो यूकैरियोट है, यूकैरियोट में आपके पास एग्जांपल्स आ जाती है प्लांट्स की, एनिमल्स की, ठीक है, और फंजाई की भी आ जाती है। ठीक है, तो सेल लेवल में इतना ही कि आपको सेल की डेफिनेशन और पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स क्या है। ठीक है, इसके बाद एक और डेफिनेशन भी है बेटे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बनते हैं, जबकि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। जैसे कि उनकी डेफिनेशन क्या होगी? उनकी डेफिनेशन होगी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनी मीन होता है बेटे वन और मल्टी मीन्स होता है मैनी, और सेलुलर का मतलब तो सेल ही होगा। तो यूनिसेलुलर में क्या आएगा? द ऑर्गेनिजम्स हुज बॉडी कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, कि जिनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर कंसिस्ट करती है उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है, ठीक है, नॉट थाउजेंड्स और हंड्रेड्स, ठीक है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। तो काफ़ी ज़्यादा सेल से मिलकर जिनकी बॉडी बनती है उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यहाँ पर अगेन हम एग्जांपल देख लेते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है अमीबा है, ठीक है, बैक्टीरिया है। जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एग्जांपल आ जाएगी फिर से प्लांट्स की, प्लांट्स बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, एनिमल्स की, ह्यूमंस की भी, ठीक है। तो आपको ये दो सवाल आ सकते हैं डिफ्रेंशिएट में
डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स और डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है, और इनके एग्जांपल्स आ जाएंगे। बेटे आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है टिश्यू लेवल। छोटा सा ही है। टिश्यू लेवल क्या है? टिश्यू लेवल से पहले ये पढ़ाना ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि हम बात करें सेल के बाद हमने टिश्यू लेवल पे आना है। तो टिश्यू लेवल में काफ़ी ज़्यादा सेल्स मिलते हैं, तो उससे पहले आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि कुछ ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं और बाकी के जो हैं वो मल्टी सेलर हैं या ज़्यादा सारे सेल से मिलकर बनते हैं। तो टिश्यू लेवल में क्या है? टिश्यू लेवल में ये टिश्यू बेटा दूसरे वाला टिश्यू नहीं है जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टिश्यू जो है बायोलॉजी के टर्म में है। तो काफ़ी ज़्यादा सेल्स क्या है टिश्यू की डेफिनेशन में अभी हम देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा सेल्स यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स जब मिलते हैं और वो ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर सेल्स हो, सिमिलर सेल्स का जो ग्रुप जब मिलता है तो वो बना देता है टिश्यू। डेफिनेशन क्या है टिश्यू की? कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिमिलर सेल्स आपस में मिलते हैं, एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ये जो ग्रुप है वो क्या कहला देता है? टिश्यू कहला देता है। इसके बाद भी डेफिनेशन है, वी कैन डिफाइन अ टिश्यू एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉमन फंक्शन। यानी कि क्योंकि ये सेम सेल्स हैं तो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो उसे हम कह देते हैं कि ये अब ये टिश्यू बन गया। टिश्यू के जो है काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एनिमल टिश्यूज़ यानी कि एनिमल की बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, एनिमल टिश्यूज़, और उसके बाद हम देख लेंगे कि प्लांट टिश्यूज़ कौन से हैं। तो बेटा एनिमल की टिश्यूज़ बॉडी में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो एग्जांपल्स हैं वो शायद दो हैं। पहला मेरे ख्याल से है नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू होगा ना, नर्वस टिश्यू, और दूसरा है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू कौन सा होता है? ये जो हमारे मसल्स हैं, मस्कुलर होगा बेटा, मस्कुलर टिश्यू। तो ये दो एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। दूसरा है प्लांट टिश्यूज़, यानी कि प्लांट की बॉडी में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं? तो प्लांट की बॉडी में बेटे होते हैं, इसमें एक तो होगा एपिडर्मल टिश्यू। एपिडर्मल जिस तरह से स्किन होती है, तो प्लांट की बॉडी के सबसे बाहर आपको याद है, सॉरी वो 10th क्लास का था, ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू। और दूसरा होता है यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू भी हो सकता है, जाइलम टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। जाइलम टिश्यूज़ ये तो आपने शायद नाम सुने ही होंगे छोटे क्लासेस में, 7th क्लास में आई थिंक इसके बारे में डिटेल है। जाइलम टिश्यूज़ है, फ्लोएम टिश्यूज़ है, ठीक है। तो ये भी कुछ नाम है इनके टिश्यूज़ के एग्जाम्पल के। तो इसमें आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन आ सकती है डिफाइन टिश्यू, तो उसकी आपके जो टिश्यू लेवल की हेडिंग है आपकी बुक में, उसकी फर्स्ट 2 लाइन्स या 3 लाइन्स में जो है इसकी डिफाइन कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आ सकता है कि एनिमल टिश्यूज़ के नाम लिखें, तो आप लिखेंगे नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। अगर आपको आ जाता है प्लांट टिश्यूज़ तो आप लिखेंगे एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, जाइलम, फ्लोएम, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बेटा इतना ही। आज हमने 3 जो है लेवल स्टडी किए हैं। मॉलिक्यूलर लेवल जिसमें हमने माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को देखा, ऑर्गेनेली लेवल उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स देखी हैं, आप वीडियो रिवाइंड करके ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है। और लास्ट हमने देखा है टिश्यू लेवल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही हाजिर होंगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।